नमस्कार। आज हम यहाँ राजस्थान बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? मानचित्रों की आवश्यकता। जब मनुष्य को पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई तब क्षेत्र संबंधी उसके ज्ञान का विस्तार होने लगा। अपने परिवेश और देश से निकलकर दूसरे देश परिवेश में जाना उसने आरंभ किया। वह कभी कभी इसमें रास्ता भटक जाता था। प्रारंभ में वह दिन में सूर्य के माध्यम से और रात्रि में तारों के माध्यम से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करता था। जब मनुष्य व्यापार या अन्य कारणों से देश परिवेश से बाहर जाने लगा तो रास्ता भटके नहीं और स्थान की सही जानकारी उसको हो, उचित मार्ग का अनुसरण वो कर सके, उचित रास्ता दूसरों को बता सके। इस हेतु प्रारंभ में उसने बिना मापनी के जमीन या दीवारों पर नक्शा या कह सकते हैं हम रेखा चित्र या खाका बनाना आरंभ किया। उस समय बनाए गए नक्शों में कई तरह की व्यावहारिक समस्याओं के कारण मानव बाद में मापनी के आधार पर कागज पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानचित्र बनाने लगा ताकि अपनी सुविधा अनुसार कभी भी उसका उपयोग वो कर सके। क्या आप जानते हैं ग्लोब पृथ्वी का ही प्रतिरूप है। पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर बैठकर प्राप्त कर सकें, इसलिए पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में ग्लोब की रचना की गई। पृथ्वी के इस छोटे प्रतिरूप ग्लोब पर मनुष्य ने काल्पनिक अक्षांश और देशांतर, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनाई जो कि इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, जिनके माध्यम से किसी भी स्थान की स्थिति, लोकेशन की सही जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि हम देखें कि मानचित्र का विकास कैसे हुआ तो ये पढ़ेंगे। अब क्या आप सोच सकते हैं कि मानचित्रों का वर्तमान जो स्वरूप है किस प्रकार हमारे सामने आया है? इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। पुरातन काल में जो मानचित्र बनाए जाते थे वो आज के मानचित्र के जैसे नहीं होते थे, बल्कि वे केवल रेखा चित्र होते थे। रेखाएं बनी होती थी जिनमें किसी भूभाग का वर्णन चित्रों के माध्यम से होता था। इन मानचित्रों की मापनी नहीं होती थी, माप के ये नहीं बनाए जाते थे। आज से लगभग 3000 वर्षों से भी पहले मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को उसमें दर्शाया गया था। तो मिस्रवासियों ने सबसे पहले उपयोगी मानचित्र बनाए। अब जो मानचित्र बनाने की कला का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसमें सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के भूगोल वेत्ताओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। हेकेटियस ने अपना मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार किया था। किसने? हेकेटियस ने। कब तैयार किया था? 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। ये हेकेटियस कहाँ के निवासी थे? भूमध्य सागर के समीप के। यह घटना उस समय की है जब पृथ्वी को गोला, स्फीयर नहीं माना जाता था, बल्कि एक वृत्त के रूप में माना जाता था। इस वृत्त के केंद्र में ग्रीस को दिखाया गया था। इस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बांटा जाता था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही थी, पूरब का कोई ज्ञान नहीं था। ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन राज्य का उदय हुआ और इसी समय महान भूगोलवेत्ता कौन हुए? टॉलेमी। यूरोप एवं संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिसमें अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया। तो ये तो है हेकेटियस का मानचित्र, जबकि ये है टॉलेमी का मानचित्र जिसमें अक्षांश और देशांतरों को भी दर्शाया गया। अगला है 2री सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तब यूरोप के अंधकार युग की शुरुआत हो गई। इस काल में मानचित्र कला का विकास नहीं हुआ। विकास पुनः कब शुरू हुआ? 13वीं सदी के पश्चात हुआ, जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता हुई। इसी समय प्रथम ग्लोब का भी निर्माण हुआ। कब? 13वीं सदी में। इस समय मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा,
मैगलीन, कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की और उस समय के जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस दौरान यूरोप में 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में यूरोप में। और मानचित्रों का निर्माण आसान हो गया। इस प्रकार समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कलाओं का विकास हुआ। यदि हम कहें कैसे विकास हुआ, तो समुद्री यात्राओं की वजह से। क्या आप जानते हैं नई दुनिया अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी 1492 में, 1492 ईस्वी में की थी। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने की और वे 1498 में 1498 में भारत के केरल राज्य के कालीकट में पहुंचे थे। अब आता है नेक्स्ट, मानचित्र की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं मानचित्र में? मानचित्र में दूरी, दिशा, आकार, आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी का पता लगाना आसान होता है। दूरी के साथ साथ मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। मानचित्र पर उत्तर दिशा के एक तीर द्वारा एन लिखकर इंगित की जाती है और तीर का ऊपरी सिरा उत्तरी दिशा की ओर तथा उसका विपरीत जो सिरा है वो दक्षिणी दिशा की ओर इंगित करता है, ये साउथ की तरफ। मानचित्र पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित करता है। मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में रूढ़ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना या मापनी कहते हैं। जैसे कि यदि धरातल पर दो स्थानों की मध्य की दूरी है 10 किलोमीटर, ये दूरी है 10 किलोमीटर, और मानचित्र पर इसको हम कितने से दर्शा रहे हैं? 1 सेंटीमीटर से। तो मानचित्र का पैमाना क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर से हम क्या दर्शाएंगे? 10 किलोमीटर। अगला है दिशा और कंपास। तो दिशा में इधर नॉर्थ, साउथ, देन पूर्व, पश्चिम, ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दिशा सूचक या दिक् सूचक यंत्र या कंपास कहा जाता है। इस यंत्र में एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है। हम ये जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इन चारों दिशाओं के मध्य पाई जाने वाली दिशाएं क्या कहलाती हैं? उत्तर पूरब, उत्तर और पूर्व दिशाओं के बीच, दक्षिण पूरब, दक्षिण और पूर्वी दिशाओं के बीच, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच, और उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच। अब आता है प्रमुख रूढ़ चिन्ह। जो हम कहते हैं मानचित्र में हम रूढ़ चिन्ह दिखाते हैं, तो वो क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में हम मानचित्र के द्वारा समतल पटल पर दर्शाते हैं। भूभाग की सभी विशेषताओं को दर्शाने हेतु मानचित्र के समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता है। इस हेतु विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न रूढ़ चिन्हों या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह मानव चित्र पर कम स्थान में अधिक जानकारी हमें प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है। मतलब जो भारत में प्रतीक चिन्ह यूज हो रहा है वही अमेरिका में या रूस में उसी तरह का होगा। एक समान प्रतीक चिन्ह होने से लाभ है कि यदि किसी देश की भाषा हम नहीं जानते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हम प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उस देश के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ परंपरागत रूढ़ी चिन्हों की जानकारी अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में दी गई है। रूढ़ चिन्हों की तरह ही विभिन्न रंगों का प्रयोग करके पृथ्वी के विभिन्न भूभागों को भी हम मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। ये रंग भी मानचित्र अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः नदी, नाले और समुद्र और आदि जलाशयों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नीले रंग का। पर्वतों के लिए हम भूरे रंग का, पठारों के लिए हम पीले रंग का और मैदान को लिए हम हरे रंग को
हरे रंग से दर्शाते हैं। अब ये आ गए प्रतीक चिन्ह, जिसमें हम रेलवे लाइन की बड़ी लाइन को इस तरह से, मीटर लाइन को इस तरह से एंड रेलवे स्टेशन को इस तरह से दर्शाते हैं। सड़कों में पक्की सड़क को और कच्ची सड़क को, सीमा में अंतर्राष्ट्रीय, राज्य एंड जिला, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये बस्ती, ये कब्रिस्तान, ये पेड़ और ये घास। अगला आता है रेखाचित्र, खाका और मानचित्र। रेखाचित्र, जब आप किसी मित्र को पहली बार अपने घर बुलाते हैं तो उसे अपने घर का पता समझाने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचते हैं, जिसमें कुछ स्थानों को, मुख्य स्थानों को दर्शाया जाता है कि भाई ये स्कूल है, ये यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, इस तरह से। इसको हम कहते हैं रेखाचित्र। रेखाचित्र पैमाने के आधार पर नहीं बनाया जाता है, अतः रेखाचित्र में दूरियां और दिशाएं सही रूप में नहीं दर्शाई जाती हैं, जबकि मानचित्र में दूरियां और दिशाएं यथासंभव सही प्रदर्शित की जाती हैं। अगला है खाका। खाका क्या होता है? किसी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। खाके में उस क्षेत्र की अधिक जानकारियां दर्शाई जाती हैं। इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता है। इस खाके का पैमाना होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या इससे कुछ अधिक भी होता है। इसका सीमित उपयोग होता है, उदाहरण के लिए अपने विद्यालय भवन का खाका बनाया जाए तो उसमें विभिन्न कमरों की स्थिति और उनकी लंबाई और चौड़ाई को दर्शाते हैं। अब अगला आता है मानचित्र। मानचित्र में क्या है? यह एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जिसमें एक निश्चित पैमाने का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में दूरी, स्थिति, दिशा, वितरण दर्शाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। अगला आता है मानचित्रों के प्रकार। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है? जिसमें कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं, जो कि पृथ्वी या किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप की हमें जानकारी देते हैं। अगला है राजनीतिक मानचित्र। देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें अलग अलग देश, राज्य, गांव, विश्व और उनकी सीमाएं दर्शाते हैं। देन विषयक मानचित्र, जैसा कि इसके नाम से ही है, यह किसी विषय पर आधारित होता है, थीम होती है इसकी। जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उसे विषयक या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे परिवहन को दर्शाए एक मानचित्र पूरा, तापमान को दर्शाए, वर्षण, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। अगला है भू संपत्ति मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र क्या है? इन्हें कैडस्ट्रल मानचित्र भी या कैडस्ट्रल मैप भी कहते हैं। इन मानचित्रों में छोटे क्षेत्र में बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है। छोटे क्षेत्रों को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग को जाना जा सके। यह मानचित्र साधारणतः जैसे पटवारी के पास होते हैं, जिसमें कि गांव के खेतों का नक्शा या मानचित्र, भू संपत्ति दिखाई जाती है। इनसे पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है। अब आता है मानचित्रों का महत्व। पिछले अध्याय में आप ग्लोब और उनकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त ग्लोब पर छोटे क्षेत्रों जैसे शहर या गांव को दर्शाना कठिन होता है। इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मानचित्र एक अच्छा माध्यम है। मानचित्र पृथ्वी या उसके एक भाग का द्विआयामी चित्रण है। मानचित्र ग्लोब की भांति पृथ्वी या किसी प्रदेश का प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिआयामी वस्तु को द्विआयामी समतल कागज पर बनाते समय कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। आकृति, आकार एवं दिशा में परिवर्तन आने की संभावना इसमें रहती है। उदाहरण स्वरूप ग्लोब पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन अधिकतर मानचित्र में उसी अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी नहीं दर्शाई जाती है। इस कारण उच्च अक्षांश वाले देशों की आकृति एवं आकार में परिवर्तन आ जाता है। ग्लोब पर ध्रुव लगभग एक बिंदु के समान होता है, किंतु अधिकतर मानचित्रों में
ध्रुवों को एक सीधी रेखा के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। फिर भी मानचित्र के कई लाभ हैं। ग्लोब की अपेक्षा इन्हें बनाना आसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं इनको आसानी से। इनमें छोटे स्थान, गांव, शहर को भी दर्शाया जा सकता है। एटलस विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का एक संकलन होता है जो हमें विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। इस कारण दैनिक जीवन में मानचित्रों का उपयोग ग्लोब की अपेक्षा अधिक होता है। शब्दावली: ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप, मॉडल, विषयक मानचित्र, किसी विशेष तथ्य की जानकारी का मानचित्र, दिक्सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र, रूढ़ चिन्ह, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह, कैडेस्ट्रल, भू संपत्ति। तो आज हमने पढ़ा मानचित्र के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।